गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज यूनिट 2 का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या कमियां रहीं और जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दूर हुई, और साथ ही कुछ स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उसके बारे में डिस्कशन था, और साथ ही कार्नट साइकिल के बारे में शुरुआत करी थी कि कार्नट साइकिल क्या है, और साथ ही ये बताया था कि उनमें 4 ऑपरेशंस जो होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। अब आज उन 4 ऑपरेशंस के डिटेल लेंगे। तो कार्नट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये एक साइक्लिक प्रक्रम है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट दोनों सेम है, यानी कि जहाँ से हम शुरुआत करा था हमने और डिफरेंट प्रक्रमों के द्वारा डिफरेंट ऑपरेशंस के बाद हम वापस अपनी मूल अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो इसमें 4 ऑपरेशंस करे जाते हैं। जो पहला जो ऑपरेशन है वो है एक्सपेंशन का, और दूसरा भी एक्सपेंशन का। ये देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देख रहे हो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और उसके बाद जो लास्ट के दो प्रक्रम है, ऑपरेशंस हैं, वो कंप्रेशन के हैं। यानी कि ये अगर वॉल्यूम है तो देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। यानी कि ए से बी एक्सपेंशन है, बी से सी भी एक्सपेंशन है, और फिर सी से डी कंप्रेशन है, और डी से फिर वापस ए, यानी कि वापस ए तक पहुंच गए। ये दोनों प्रोसेस कंप्रेशन के हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नाम से लग रहा है पहला आइसोथर्मल है, यानी कि इस प्रोसेस में ताप कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम, और दूसरा यहाँ पर एक्सपेंशन किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। तो जो सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, देखिए आप, ये देखिए तीनों तरफ से ये इंसुलेटेड है, लेकिन नीचे से इंसुलेटेड नहीं है, जिसके के थ्रू नीचे बेस के थ्रू ऊष्मा का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है। तो सिलेंडर जिसमें कि 1 मोल आइडियल गैस है कि जिसका वॉल्यूम V1 है, उसको हम सोर्स जो कि टेम्परेचर T2 पर है उसके ऊपर रखते हैं, उसके कांटेक्ट में रख देते हैं। Now the gas absorb heat Q2 from the source। अब गैस, यहाँ जो गैस है 1 मोल, वो Q2 ऊष्मा सोर्स से एब्जॉर्ब करता है और प्रसार करता है, एंड एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। किस तरह से प्रसार करता है? एक तो आइसोथर्मल का है, तो आइसोथर्मली, और दूसरा हमने कहा था कैसा प्रोसेस होते हैं हमेशा, रिवर्सिबल। तो एक्सपेंड कैसे करता है? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, यानी कि समतापीय तथा उत्क्रमणीय रूप से गैस का प्रसार होता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वॉल्यूम V1, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और फाइनल वॉल्यूम V2, V1 से V2 तक प्रसार करता है। यानी कि यदि गैस का प्रसार हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन सिस्टम काम कर रहा है। तो वर्क डन, क्योंकि पहला ऑपरेशन है इसलिए इसको वर्क डन को हमने W1 से शो करा है। तो W इज इक्वल टू, पहले आप देख चुके हो, W इज इक्वल टू होता है RT log V2 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो W1 लेंगे पहले ऑपरेशन के लिए। R टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर T2 है, जो सोर्स के कांटेक्ट में रखा है, चूँकि सोर्स का टेम्परेचर T2 है, और तो यहाँ जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या है? T2 है। तो RT2 लॉग फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? V2, और इनिशियल वॉल्यूम पहले क्या था? V1। तो W1 इज इक्वल टू हो गया RT2 लॉग V2 अपॉन V1। अब आप ये देखो, ये तो हो गया W, किया गया कार्य। अब हम जरा देखिए ऊष्मा कितनी अवशोषित हुई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मालूम है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब जो डेल्टा E की वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको मालूम है E इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? W के बराबर। तो इसका मतलब जो W1 है वही ऊष्मा की, और यहाँ पे ऊष्मा कितनी अवशोषित हो रही है? Q2। तो W1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू RT2 log V2 अपॉन V1।
तो ये तो पहला ऑपरेशन है जो कि कैसा ऑपरेशन है, समतापीय है, आइसोथर्मल है और इसमें टेम्परेचर कितना है, T2 है। अब दूसरा ऑपरेशन देखिए, दूसरे ऑपरेशन के दौरान भी क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, लेकिन ये कैसा एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक का मतलब कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो हमारा सिलेंडर था उसको उठा के हमने इंसुलेटेड मटेरियल पर रख दिया। तो ये तीन तरफ से तो इंसुलेटेड है ही, नीचे भी इंसुलेटेड मटेरियल हो गया, तो नीचे से भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। अब सिलेंडर को हमने अब सोर्स से हटा दिए और हमने इंसुलेटेड मटेरियल, आप देखिए इसके ऊपर हमने रख दिया है। अब गैस को फिर हम एक्सपेंड करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, V2 पहले था और हम V3 वॉल्यूम तक हमने एक्सपेंड करा। किस तरह से एक्सपेंड करा, एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। रिवर्सिबली हमेशा लगेगा, तो गैस को हम एक्सपेंड करते हैं एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। अब क्या हो रहा है कि चूँकि प्रसार है, हमने आपको बताया प्रसार होगा तो इसका मतलब सिस्टम काम करेगा। तो वर्क एक्सपेंशन के दौरान काम हुआ, लेकिन कोई भी ऊष्मा सिस्टम के अंदर नहीं आई। काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सिस्टम को एनर्जी चाहिए, लेकिन कहीं से भी ऊष्मा नहीं आ रही है। इसका मतलब क्यों, एडियाबैटिक है इसलिए ऊष्मा कहीं से भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कार्य किस कॉस्ट पे हो रहा है, तो कार्य इंटरनल एनर्जी ख़त्म हो रही है और कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रसार हो रहा है, यहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा है, उसमें उसने बाहर से कोई ऊष्मा नहीं ली, लेकिन काम करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कंज्यूम हुई। इंटरनल एनर्जी यदि कंज्यूम होगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि E इज़ अ फंक्शन ऑफ T, तो E डाउन होगा, E में कमी आएगी इंटरनल एनर्जी में, तो टेम्परेचर में भी कमी आ जाएगी। तो सिस्टम का ताप अब गिर जाता है, फॉल्स टू T2 टू T1। पहले T2 था फर्स्ट ऑपरेशन में, अब यहाँ पर सिस्टम का ताप गिर गया और क्या हो गया, T1 ताप हो गया सिस्टम का। तो यहाँ पर भी हमें W निकालना होगा, सेकेंड ऑपरेशन है इसलिए W2 कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए Q इज़ इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज़ इक्वल टू W प्लस डेल्टा E। Q की वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस डेल्टा E इज़ इक्वल टू W2, यानी कि कार्य करने के लिए इंटरनल एनर्जी ख़त्म हुई, माइनस में आ गया इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी ख़त्म हुई। हमें मालूम है CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है dE/dt एट कांस्टेंट V। तो स्थिर आयतन पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू CV, और चेंज इन टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है, अभी टेम्परेचर कितना हो गया T1 और पहले कितना था T2, तो CV T1 माइनस T2। अब यदि हम टेम्परेचर को, ये ब्रैकेट के टेम्परेचर को यदि चेंज करते हैं, यानी कि T2 को पहले ले लिया, T2 माइनस T1 कर देंगे, तो ये आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस डेल्टा E इज़ इक्वल टू हो जाएगा CV T2 माइनस T1। यहाँ से हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, T1 माइनस T2 की जगह यहाँ पर हमने कर दिया T2 माइनस T1, तो ये हो गया माइनस डेल्टा E। तो W2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W2 इज़ इक्वल टू आपने देखा W2 इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा E, तो माइनस डेल्टा E की वैल्यू क्या हो गई, CV T2 माइनस T1। तो ये तो सेकेंड ऑपरेशन के दौरान किया गया कार्य W2 इज़ इक्वल टू हो गया CV T2 माइनस T1। इन दोनों ऑपरेशन में प्रसार हुआ यानी कि सिस्टम ने काम करा, तो इसको हमने किससे दिखाया है, ये देखिए ये W2 से, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन को हमने यहाँ पे W2 से दिखाया है और वहाँ पे W1 से दिखाया है। अब तीसरे वाले ऑपरेशन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का मतलब संपीड़न, जिसमें कि सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा, इसका मतलब सराउंडिंग कुछ ऊर्जा सिस्टम को देगा। अब यहाँ देखिए, अब हमने सिलेंडर को, अब इसको जो इंसुलेटेड मटेरियल पर था उस पर से हटाकर अब हमने रख दिया सिंक के ऊपर। सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पर है और जिसका कि ताप है T1। अब यहाँ पर हमने गैस को कंप्रेस करा है। कैसे कंप्रेस करा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। कहाँ से कहाँ तक, कौन से वॉल्यूम से, फ्रॉम वॉल्यूम V3। पहले वॉल्यूम V3 था सेकेंड ऑपरेशन में, अब हमने कहाँ तक कर दिया उसका, वॉल्यूम V4। ये W3 हमने एरो नीचे करा है, इसका मतलब इसमें कंप्रेशन हो रहा है।
अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो सराउंडिंग यदि सिस्टम के ऊपर काम करेगा तो इसका मतलब वो सिस्टम को कुछ ऊर्जा देगा। ऊर्जा देगा इसका मतलब ताप बढ़ने लगेगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल या समतापीय स्थिति को बनाए रखने के लिए जो भी इसके अंदर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, वो जो ऊष्मा है के रूप में वो सिंक को चली जाएगी। देखिए Q1 ऊष्मा सिंक को चली जाती है, हीट इज़ रिलीज। क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल। तो सिंक को Q1 ऊष्मा सिस्टम दे देता है। अब यहाँ पर देखो आप, जो डेल्टा E का मान है वो क्या है, आइसोथर्मल है, इसलिए डेल्टा E का मान 0 हो गया। अब यहाँ पर चूँकि कंप्रेशन हो रहा है और ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार हीट रिलीज़ है तो माइनस साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो भी माइनस साइन। तो हमने कहा -W3 फॉर्मूला वही है R, और यहाँ टेम्परेचर T1 है, लॉग फाइनल वॉल्यूम V4 और इनिशियल वॉल्यूम V3 है। तो डेल्टा E का मान चूँकि 0 था इसलिए Q और W दोनों बराबर होंगे, जो कि हमने फर्स्ट ऑपरेशन में देखा था। यहाँ पर Q है Q1 और W है W3 और माइनस साइन है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो -Q1 इज़ इक्वल टू -W3 इज़ इक्वल टू RT1 लॉग V4 अपॉन V3। ये तो हो गया थर्ड ऑपरेशन। अब चौथा ऑपरेशन क्या होगा, वो भी कंप्रेशन होगा, लेकिन कैसा होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, इसका मतलब सिलेंडर को वापस हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इंसुलेटेड मटेरियल पर, और गैस इज़ देन कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली टू वॉल्यूम V4 टू वॉल्यूम V1। अब ये फोर्थ ऑपरेशन है, लास्ट ऑपरेशन है, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अपने इनिशियल स्टेज में पहुँच जाएंगे। तो कहाँ पर आएंगे, वॉल्यूम V4 से V1 तक पहुँच गए। अब यहाँ पर अगेन आप देख रहे हो कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है और कहीं से ऊष्मा बाहर जाने या आने का कहीं भी जगह नहीं है, रुद्धोष्म है सिस्टम, एडियाबेटिक है और सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो टेम्परेचर सिस्टम का वापस बढ़ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, T1 से T2 पहुँच गया टेम्परेचर, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए W नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखो फार्मूला क्या है, Q इज़ इक्वल टू W प्लस डेल्टा E। Q की वैल्यू क्या है, एडियाबेटिक इसलिए 0, और W हम किससे शो करें, W4 से, और चूँकि कंप्रेशन हो रहा है इसलिए -W4। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज़ इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q की वैल्यू 0 है और माइनस डेल्टा E, Q और W उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस, और ये W को हमने माइनस में लिखा है तो ये -W4, या डेल्टा E इज़ इक्वल टू W4। एडियाबेटिक जो है प्रोसेस उसमें हम इस तरह से निकालते हैं, वर्क CV इज़ इक्वल टू DE अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट V, या स्थिर आयतन पे डेल्टा V इज़ इक्वल टू CV, फाइनल टेम्परेचर T2 और इनिशियल टेम्परेचर T1, तो W4 इज़ इक्वल टू CV T2 माइनस T1। तो ये चार जो ऑपरेशंस हैं उनमें हमने W1, W2, W3 एंड W4 निकाल लिया है। अब इनको हम ऐड करेंगे, यानी कि नेट वर्क डन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज 4 ऑपरेशन द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट सो डैट अ रिवर्सिबल साइकिल हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ये रिवर्सिबल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई क्योंकि सिस्टम अपनी मूल अवस्था में पहुंच गया। नाउ द नेट वर्क डन W बाय द सिस्टम, उसको हम कैसे दे सकते हैं, ये W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस माइनस W3 और प्लस माइनस W4। ये जो W3 एंड W4 है वो कंप्रेशन वाली का ऑपरेशन है। तो सबकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, देखिए सेकंड दूसरे वाले में, और फिर हमारा ये और ये कैंसिल हो गया और क्या आ जाता है, W इज़ इक्वल टू RT2 लॉग V2 अपॉन V1 प्लस RT1 लॉग V4 अपॉन V3। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ना देखिए दो प्रोसेस यहाँ पर एडियाबेटिक हैं, एक तो ये वाला ये प्रोसेस है और दूसरा वाला एक आपका ये सेकेंड प्रोसेस एडियाबेटिक है और फिर फोर्थ वाला प्रोसेस एडियाबेटिक है।
तो देखिए हमने लिख रखा है V2 एंड V3 लाई ऑन फर्स्ट एडियाबेटिक कर्व, यानी कि जो ये कर्व है, जो सेकेंड वाला कर्व है वो एडियाबेटिक कर्व है। और यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ V4 है। तो V2 और V3 कहाँ लाई कर रहा है? ये सेकेंड वाले एडियाबेटिक कर्व पे। उस तरह से V4 एंड V1 कहाँ लाई कर रहा है? ये फोर्थ वाले एडियाबेटिक कर्व पर। नाउ अप्लाइंग वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, क्या है रिलेशनशिप? T V⁻⁻⁻1 इज कांस्टेंट। अब इसको हम फर्स्ट एडियाबेटिक कर्व पे लागू करें तो फर्स्ट एडियाबेटिक कर्व पर देखिए B पॉइंट पे देखिए, तो B पॉइंट पर यहाँ टेम्परेचर फर्स्ट वाले स्टेज में कितना था? T2। वॉल्यूम इस पॉइंट पे कितना है? V2। तो हमने लिखा है T2 V2⁻⁻1 इज इक्वल टू। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पर टेम्परेचर जो सेकेंड वाला ऑपरेशन है वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, तो कितना हो जाता है? T1। और ये जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाती है? V3। तो ये इज़ इक्वल टू, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने इक्वल करा, T2 V2⁻⁻1 इज इक्वल टू T1 V3⁻⁻1। अब उसी तरह से हम इस फोर्थ वाले की बात करें एडियाबेटिक कर्व की, तो इसमें इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? इस पॉइंट पे डी वाले पॉइंट पे टेम्परेचर हमारा T1 है, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन था वो आइसोथर्मल था। यहाँ टेम्परेचर फॉल हुआ T1, तो यहाँ पर टेम्परेचर वही T1 ही रहा आइसोथर्मल के कारण। तो T1 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V4⁻⁻1। और फिर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? T2 V1⁻⁻1। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप से। इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करा है। हमने क्या करा है, ये पहली वाली लाइन तो एज इट इज़ लिखी हुई है और सेकेंड वाली लाइन में हमने इसको पलट दिया। ये T2 V1 गामा ये हमने पहले लिख लिया, तो ये अपॉन ये कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। यहाँ पे बच्चों 4 होगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ये आप करेक्ट कर लेना, इसको हम चेंज करें T2 V1⁻⁻1 और ये जो है T1 V4, यहाँ पर V4 है, तो ये V1 की जगह यहाँ V4 होगा। तो ये अपॉन ये करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 टू इक्वेशन नंबर 5। तो क्या हो जाएगा? W RT2 log V2/V1, ये तो एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब यहाँ देखें, ये RT1 log ये है V4/V3, ये रहा V4 और ये रहा V3। तो V4/V3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? V1/V2। अब यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो V2 ऊपर पहुँच जाएगा। अभी देखिए RT2 log V2/V1 या RT1 log V2/V1, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, R भी कॉमन और log V2/V1 भी कॉमन, तो अंदर आ जाएगा T2 - T1। तो W की वैल्यू क्या आ गई? जो 4 ऑपरेशंस के बाद W की वैल्यू आ गई, W इज इक्वल टू R T2 - T1 log V2/V1। अब हम देखें कि इन 4 ऑपरेशन के दौरान सिस्टम ने कुल कितनी ऊष्मा का अवशोषण करा है। तो आपने देखा था 2 बार ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ। पहली वाली स्टेज में Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब हुई थी, और फिर जब थर्ड स्टेज थी, जब सिंक पर हमने रखा सिस्टम को, तो वापस ऊष्मा Q1 ऊष्मा निकल गई थी। तो मतलब अगर टोटल जो हीट एब्जॉर्ब है उसको यदि हम Q से डिनोट करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2, चूँकि ऊष्मा का अवशोषण हुआ इसलिए विथ पॉजिटिव साइन, और प्लस माइनस Q1, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा रिलीज़ हो गई थी। तो Q2 की वैल्यू, Q2 इज इक्वल टू आपने देखा था W1, तो W1 की वैल्यू क्या थी? RT2 log V2/V1। उस तरह से Q1 इज इक्वल टू, ये जो Q1 इज इक्वल टू आपके क्या आ गया था? जो आपने Q1 की वैल्यू किस में ली थी? आपने Q1 की वैल्यू आई थी आपकी थर्ड वाले स्टेप में। तो थर्ड वाले स्टेप में आपने W3 लिया था, W3 इज इक्वल टू माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस W3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? RT1 log V4/V3 थी।
तो ये वैल्यू रख दिया। फिर अगेन V4/V3 की वैल्यू, जो अभी रिलेशनशिप आपने पहले निकाली थी, ये वाली रिलेशनशिप इक्वेशन नंबर 6 वाली से, V4/V3 इज इक्वल टू क्या है, V1/V2। तो यहाँ पर अगेन V1/V2 रख देंगे और फिर इसके बाद साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर Q की वैल्यू भी आ जाएगी RT2 - T1 log V2/V1 आ जाएगी। ये V2/V1 करा है तो V2/V1 के साथ यहाँ पर माइनस साइन होगा, ध्यान रखना, एक बीच में स्टेप नहीं लिया है। यहाँ पर V4/V3 की जगह पर आप पहले V1/V2 करोगे इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से, और फिर यहाँ पे फिर माइनस साइन आएगा और फिर यहाँ पर आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा RT2 - T1 log V2/V1। अब इक्वेशन नंबर 7 में आपने W की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 8 में आपने कुल ऊष्मा एब्जॉर्ब निकाला है। अब आप देखिए ये दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, Q = W, जो कि साइक्लिक वाले प्रोसेस की कंडीशन होती है कि जितनी ऊष्मा कुल मिलाकर नेट जो अवशोषित ऊष्मा है, नेट एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो W = आपने देखा ये आ गया RT2 - T1 log V2/V1 और Q2 का मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप में जो ऊष्मा अवशोषित हुई है वो कितनी है, RT2 log V2/V1। तो W/Q2 करें तो ये आ जाएगा T2 - T1/T2। तो इसका मतलब, और T2 - T1/T2 क्या होगा, 1 से हमेशा कम होगा, और यदि 1 से कम है तो W की वैल्यू भी Q2 से कम है। इसका मतलब W जो जितनी हमने ऊष्मा अवशोषित करी उसके बराबर नहीं है, बल्कि W कम है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि उच्च ताप पर हमने जो T2 टेम्परेचर था वो हाई टेम्परेचर था, उच्च ताप पर हम जो अवशोषित ऊष्मा का केवल कुछ ही भाग कार्य में चेंज हो रहा है, बाकी भाग सिंक को जो कि निम्न ताप पर है दे दिया जाता है। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताने का, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। दिस इज़ द वन वे ऑफ स्टेटिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या हम कह सकते हैं अ मशीन or an engine will absorb heat from a source at a higher temperature and converts a portion of it into useful work and gives up the rest to the surrounding, say to a sink at a lower temperature। तो यहाँ पर बच्चों एक तो यहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिएगा, ये जो माइनस यहाँ पर होना चाहिए इसको करेक्शन कर लीजिएगा, और एक जगह और कुछ करेक्शन आपको बताया था वो आप कर लीजिएगा। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में लेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। थैंक यू।